नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देवभूमि में गंगा की शुद्धता पर वार पलटवार, बीजेपी का आरोप, गंगा पर कांग्रेस की झूठी सियासत। जल संस्थान ने गंगा जल को बताया सेफ, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बताया था अनसेफ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन, पहली बार मेजबानी कर रहा उत्तराखंड। आयुर्वेद से जुड़े लोगों को मिलेगा फायदा, जड़ी बूटियों को मिलेगी पहचान। सीएम का दावा, सशक्त भू कानून को लेकर सरकार तैयार, निवेश बरकरार रखने के साथ पहाड़ों की जमीनों को संरक्षित करेगी बीजेपी सरकार। दून मेडिकल कॉलेज में 2.5 दिन की बच्ची का देहदान, दिवंगत बच्ची के माता पिता ने पेश की मिसाल। डॉक्टरों का दावा, देश में 2.5 दिन के शव का पहला देहदान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हरिद्वार में गंगा का पानी पीने लायक नहीं रहा। उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इसे अनसेफ बताया। हालांकि इस बीच जल संस्थान ने अपनी रिपोर्ट जारी की तो सियासत गर्मा गई। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा की स्वच्छता पर सियासत। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने गंगा जल को बताया अनसेफ, लेकिन जल संस्थान की रिपोर्ट ने बताया सेफ। गंगा की शुद्धता को लेकर उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। दरअसल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी की, जिसमें सामने आया कि एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिस पर सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस ने एनजीटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार के स्वच्छ गंगा के दावे पर सवाल खड़े किए। तो इसी बीच जल संस्थान ने अपनी रिपोर्ट जारी कर गंगा जल को सेफ बता दिया। वर्तमान में जो खबरें आ रही है कि यहाँ गंगा हरिद्वार में क्षेत्र में पानी की प्रदूषित है, ऐसा है, लेकिन एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। यहाँ पे हरिद्वार में 12 हमारे स्टेशन है, मॉनिटरिंग स्टेशन है। एक स्टेशन पर टोटल कोलीफॉर्म की जो है संख्या बढ़ी हुई पाई गई थी। अजितपुर का एक लोकेशन है जहाँ एसटीपी के नीचे सैंपलिंग की गई थी और उसमें ही टोटल कोलीफॉर्म की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। परंतु ये कहना कि पूरे हरिद्वार में पूरा गंगा प्रदूषित है, ये उचित नहीं है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री में फीकल कोलीफॉर्म का अमाउंट अधिक पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। 280 मोस्ट प्रोबेबल नंबर थी, जो अक्टूबर में 1600 मोस्ट प्रोबेबल नंबर पहुंच गई। गंगोत्री में यह अमाउंट 540 से 920 एमपीएन है, तो वहीं बद्रीनाथ में यह अमाउंट 920 एमपीएन तक है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने इस प्रकरण में उत्तराखंड के मुख्य सचिव को जांच कराने के निर्देश दिए थे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार नमामि गंगे परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपए गंगा की सफाई पर लगा रही है। बावजूद इसके गंगा और अन्य सहायक नदियों की सफाई नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी आखिर कितना झूठ परोसेगी प्रदेश की जनता को। आप एक तरफ देखिए कि 5 नवंबर 2024 को एक याचिका पे सुनवाई करते हुए एनजीटी ने ये कहा कि उत्तराखंड में जो गंगा का उद्गम है उसी में इतने नाले और गटर का पानी मिलावट है कि संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने तक की बात एनजीटी ने कही। और 9 दिसंबर तक का समय दिया था राज्य सरकार को कि वो अपनी हाई पावर कमेटी गठित करे और इस बात की जांच करे कि इतना गंदा पानी या विषाक्त जल गंगा में क्यों है अभी तक, जब नमामि गंगे में करोड़ों रुपया उत्तराखंड आ चुका है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के बयानबाजी को हिंदू विरोधी बता रही है। मनवीर चौहान का कहना है कि मां गंगा के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है और कांग्रेस के द्वारा उस पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की बयानबाजी से स्पष्ट हो गया है कि जो मां गंगा जिसके प्रति करोड़ों लोगों की जो आस्था का प्रतीक है, मां गंगा, उस पर भी उनके द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।
देवभूमि उत्तराखंड में गंगा की शुद्धता को लेकर सियासी बवाल छिड़ा है। बीजेपी कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने आ गई है। एक और जहां कांग्रेस एनजीटी के आदेश को आधार बनाकर गंगा की शुद्धता पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी जल संस्थान की रिपोर्ट को आधार मानकर कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में देखना होगा कि गंगा की शुद्धता को लेकर मचा ये सियासी बवाल आखिर कब शांत होता है। गुरुवार को सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 10वीं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो का शुभारंभ किया। बता दें, सम्मेलन में देश विदेश से आए आयुर्वेद विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं, जो आयुर्वेद से संबंधित प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में आयुर्वेद से संबंधित साहित्य और उत्पाद की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। इस सम्मेलन को लेकर सीएम का कहना है कि प्रदेश में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों को भी आयुर्वेद में जगह मिलेगी। 10वां आयुर्वेद एक्सपो यहाँ आयोजित करने के लिए, आयुर्वेद के सम्मेलन को आयोजित करने के लिए विश्व के प्रतिनिधियों को देवभूमि उत्तराखंड में आने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमको ये बड़ा मौका मिला है, जिससे निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड को आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे विश्व में लोगों को पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलेगा। अनेक प्रतिनिधि जो आज देहरादून उत्तराखंड आए हैं और 4 दिनों तक लगातार यहाँ पर मंथन करने वाले हैं, वैद्य हैं, विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में लंबा जिनका अनुभव है, वो सभी मिलकर एक मंथन करेंगे और उस मंथन चिंतन से एक अमृत निकलेगा और वो अमृत हमारे राज्य के लिए भी, देश के लिए भी और पूरी दुनिया के सभी प्राणियों के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद विशेष रूप से इसमें रहा है। विज्ञान भारती के माध्यम से होने वाला ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। यहाँ 4 दिन तक जब ये कार्यक्रम चलेगा, जो आयुर्वेद की विधाएं हैं उनको जानने का मौका मिलेगा और निश्चित रूप से जो हमारा उत्तराखंड है, जहाँ पे आयुर्वेद के बारे में हमारी सरकार ने भी अनेकों काम किए हैं, उसको एक बहुत बड़ा बल इस सम्मेलन से भी मिलेगा। और प्रदेश में भू कानून लागू करने की कवायद तेज है। बता दें, भू कानून को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश बरकरार रखने और पहाड़ों की जमीनों को संरक्षित करने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भू कानून के लिए स्टेक होल्डर से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। नहीं, सभी की सहभागिता से, सभी स्टेक होल्डर से, राज्यवासियों की भावना, उनके सुझाव से एक सशक्त भू कानून लाएंगे जो राज्य की मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देगा। उसी की तैयारी हो रही है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री लोक निर्माण ब्रजेश सिंह उत्तराखंड पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने महाकुंभ में आने वाले राज्यपाल समेत सीएम धामी और तमाम नेताओं को न्योता दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ ऐतिहासिक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित के अलावा डिजिटल महाकुंभ बनाने की कोशिश की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी को निमंत्रण दे के आ रहे हैं और आपके माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो 2025 में महाकुंभ होने जा रहा है, उसका भी हम उन सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सब प्रयागराज 14 जनवरी से 27 फरवरी तक जो लग रहा है, आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। के अंदर 13 जनवरी से 29 फरवरी 2025 तक लगभग 45 दिन तक चलने वाला एक बड़ा आयोजन, जिसमें महाकुंभ हम प्रयागराज में करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि 2019 में अर्धकुंभ था, उसकी दिव्यता और भव्यता भी हम लोगों ने महाकुंभ के समान ही की थी। मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 22 करोड़ लोगों का आवागमन प्रयागराज के अर्धकुंभ 2019 में हुआ था। पचमढ़ी के विकास नगर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यालय खुलने से पूर्व सैनिकों को सैनिक कल्याण से जुड़े कामों को करने में सहूलियत होगी। अब उन्हें बार बार राजधानी देहरादून के चक्कर नहीं काटने होंगे। बता दें कि पचमढ़ी में करीब 14,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के निवास हैं। देखिए, आज इस क्षेत्र में सैनिक कल्याण कार्यालय का द्वारा मेरे द्वारा किया गया है।
लोग 14,000 से अधिक की संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर रहते हैं, जिनको अपनी समस्याओं के लिए, अपने कामों के लिए देहरादून जाना पड़ता है। मैं देख रहा था, मेरे पास स्कॉट भी चल रही थी, मुझे आने में 1 घंटा लग गया। तो जब ये लोग जाते होंगे तो कितनी दिक्कत इनको होती होगी। और इस कार्यालय को खुलने के बाद जो सैनिक कल्याण की जितनी योजनाएँ हैं, जिनको इनकी कार्यालय के माध्यम से हम सैनिक को देते हैं, उनका लाभ इनको मिलेगा। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास था कि यहाँ पर, और ये जो पूर्व सैनिक संगठन है हमारे यहाँ, ये बहुत लगातार इस बात के लिए प्रयासरत थे कि यहाँ पे पूर्व सैनिक कल्याण कार्यालय खुले, और वो खुला है, और इससे बहुत सुविधाएं यहाँ के पूर्व सैनिकों को और उनके परिवारों को। उधर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लड़खड़ा गई है, लिहाजा प्रदेश में लगातार हत्या, डकैती, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, लड़खड़ा गई है। सरकार का पुलिस के अधिकारी में कोई अंकुश नहीं है और अपनी मनमर्जी पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। रोज़ आप देख रहे हैं कोई न कोई बड़ी घटना घटित हो रही है, और राजधानी में आप देखिए रोज़ कोई न कोई हत्या, डकैती, बलात्कार के केस आपके सामने आ रहे हैं। सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है, सारा पुलिस महकमा पैरालाइज हो गया है, ऐसा लगता है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते इस साल काफी नुकसान हुआ। कई पुल क्षतिग्रस्त हुए तो कई सड़कें टूटी। सीएम धामी ने प्रदेश के तमाम पुल और सड़कों को ठीक करने के विभाग को निर्देश भी दिए और उस पर काम भी हुआ, लेकिन हैरानी की बात है कि किसी भी अधिकारी या विभाग की नजर उस टूटे हुए पुल पर नहीं पड़ी, जो मुख्यमंत्री आवास और राजभवन से कुछ ही दूरी पर है। देखिए रिपोर्ट। इस साल बरसात ने उत्तराखंड को काफी नुकसान पहुंचाया। कई पुल क्षतिग्रस्त हुए तो कई सड़कें टूटी, जिसके मरम्मत के निर्देश सीएम धामी ने दिए। और ऐसा नहीं है कि काम हुआ नहीं, काम हुआ भी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि सीएम आवास और राजभवन से कुछ ही दूरी पर बना ये पुल क्षतिग्रस्त है। इस पुल पर किसी की नजर तक नहीं पड़ी और आज भी इस पुल के कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री निवास को 3 चिट्ठियां लिखी हुई है, कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारा रोड खराब है, जो भी जाड़ा आ चुका है और कोई तैयारी नहीं है इनकी काम करने की, ना यह देखने आते ना कुछ करने आते। अब समस्या तो देखिए जी, एक तो व्यापार ठप हो रखा है, दूसरा आप देख ही रहे हैं व्यापार का, ये हमारी गली का क्या हाल हो रखा है, सुनसान पड़ी है। और तीसरी समस्या ये है कि जब सबसे बड़ी समस्या तो 108 की है। अगर कोई बीमार हो जाए तो यानी कि 108 को आना, फिर गाड़ी से आएगा तो आधा पौन घंटा आने में, यानी कि एक चिकित्सीय सुविधा भी यानी कि मुहिम नहीं हो पा रही है। दरअसल देहरादून के गढ़ी कैंट में बरसात के दौरान डाकरा बाजार की तरफ जाने वाले पुल, जिसे डाकरा पुल के नाम से जाना जाता है, उसका एक हिस्सा अगस्त में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से वहां बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई और केवल 2 पहिया वाहन ही यहां से गुजर पा रहे हैं। इस कारण यहां के स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं व्यापारियों का व्यापार भी ठप पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पत्र लिखकर कैंट बोर्ड से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन पुल की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई। जो हमारी समिति है, हर मामले में, इन मामलों में जो है कैंट सीओ से भी हम मिले हैं, डीएम साहब से भी मेरी बातचीत हुई है और कई विभाग में हम इसके बारे में गए हैं, लेकिन हमेशा हर विभाग में इसके बारे में जो है बजट के बारे में ही रोना चल रहा है। बजट के कारण जो है आम जनता को इसको परेशानी हो रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी यहाँ के विधायक ने इसमें कोई इतनी रुचि नहीं ली। बहुत सारे, कम से कम हज़ारों आदमी की, कम से 50,000 आदमी की अफेक्ट पड़ रहा है। 50,000 हम पूरा एरिया, बेल्ट, गोंदूवाला, 3 कुआ, साथी ग्राम, संजय विहार, आपके क्या बोल रहे हैं, गरी स्कूल, दुर्गा मंदिर, हर एक जगह की बहुत ट्रेजेडी हो रही है इसमें ना, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ तो पूरा मार्केट ही हिल गया है इस चक्कर से। क्या बोलते हैं, अब दुकान देख लो आप, दिन में क्या शाम को, सुबह हर समय खाली रहते हैं हम, और जिस पेमेंट निकालना मुश्किल हो जाता है। और
बड़ी गाड़ियाँ क्या है, एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही है। एक तरफ छावनी परिषद है जिसकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बोर्ड के पास फंड न होने के चलते क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया। विभाग से आपदा मद में पुल की मरम्मत का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकृति भी मिल गई थी और लोक निर्माण विभाग ने साइट का निरीक्षण भी किया, लेकिन इस कार्य के लिए अभी तक बजट जारी नहीं हो पाया। ये जो डैमेज हुई इस पुल को, ये अगस्त के महीने में हुई थी। बहुत हैवी जब बारिश हो रही थी उनके कारण ये जो पुश्ता है ये टूट गया। तो हमने इसको पूरा इंस्पेक्शन किया और ये काफ़ी टेक्निकल काम है, बहुत बड़े स्तर का काम है। तो हमने अपने फंड सिचुएशन को देखा, हमारे पास इतने फंड्स नहीं अवेलेबल हैं कि हम इस काम को कर पाएँ। तो हमने इस मैटर को यहाँ के डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन विभाग को लिखा कि आप इसको कार्य को आपदा प्रबंधन में करवाएं। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखने के बावजूद भी करीब 4 महीने से टूटे इस डाकरा पुल पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक पुल की मरम्मत के लिए बजट जारी होता है और कब स्थानीय लोगों और व्यापारियों की परेशानी दूर होती है। दिनेशपुर के दुर्गापुर नंबर 1 में मौजूद राजकीय प्राथमिक पाठशाला बदहाली का दंश झेल रहा है। आलम यह है कि स्कूल प्रशासन विद्यालय की मरम्मत के लिए पिछले 10 साल से पत्र लिख रहा है, लेकिन विभाग सुध लेने को तैयार नहीं। छात्र डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। उधर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जब बिजली आती है तब दीवार हिलती है तो गिरने का दीवार डर होता है। इस स्कूल में बहुत सीलने हैं और मुझे बहुत डर लगता है कि कभी भी गिर सकती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो पानी टपकता है, हमारी क्लास में भी पानी टपकता है। ये बुक हमारी भीग भी जाती है। डेफिनेटली हमारे संज्ञान में है ये बातें। यही दुर्गापुर ही नहीं, कुछ अन्य विद्यालय भी हैं जो अपेक्षाकृत बहुत अच्छी हालत में नहीं है। हमने इनको डिसमेंटल तो कर दिया है और इन विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए हमारा प्रयास रहता है कि हम समग्र शिक्षा से भी इनके प्रस्ताव भेजे गए हैं। समग्र शिक्षा से अगर नहीं किसी कारण होता है तो जिला योजना से भी हमने प्रस्तावित कर रखे हैं और छोटे छोटे जो हमारे रिपेयर के काम हैं हमने आपदा से भी लगभग एक समय 115 विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए धनराशि आवंटित कराई है। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि हमारे उधम सिंह नगर में CSR से भी धनराशि प्राप्त होती है। लोहाघाट पहुंचे पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन सहित कई व्यवस्थाएं चौपट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। सरकार की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सरकारी स्कूल चरमरा गए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हों, वो प्राइवेट संस्थाओं को क्या कहते हैं आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से उनको क्या कहते हैं उनके उद्घाटन में उनको समारोह में प्रोत्साहन करें। आखिर क्या आप चाहते हैं गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में न जाए? 3,500 से ऊपर अध्यापकों को आप हटाने के उसमें स्कूलों से एकल, अगर कहीं पर सरकारी में एकल अध्यापक है तो ये तो जिम्मेदारी आपकी है कि वहाँ पर नए शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है। काशीपुर में अवैध रूप से संचालित आराम मशीनों पर वन विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। डीएफओ के निर्देश पर एसडीओ संदीप गिरी ने मौके पर पहुंचकर कारखानों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान कई आराम मशीनों को सील कर दिया गया। उधर डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि कार्रवाई से पहले इलाके की रेकी की गई थी ताकि माफियाओं के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। कई दिन से सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ जो है आराम मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। ये इसको देखते हुए जो रैकी कराई गई और वहाँ पे कल 2-3 दिन से लगातार हम लोग जाकर के हमारी टीम जाकर के देख रही थी कहाँ पे वो हैं। तो जब वो कंफर्म हो गया तो आज सुबह उस क्षेत्र में जाकर के छापामारी की गई और 3 मशीनें जो कि चलती थी उनको तीनों को सीज किया गया। राजधानी देहरादून में घंटाघर के पास मुसीबत बने स्पीड ब्रेकर पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। बता दें कि डीएम ने स्पीड ब्रेकर के मानक पूरे न किए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस तलब कर दिया है और जवाब मांगा है। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी देहरादून में घंटाघर के पास 3 स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। इस वजह से 7 लोग हादसे का शिकार हो गए। पीडब्ल्यूडी की माने तो नियम के खिलाफ स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। सिर्फ एक जगह क्लॉक टावर पे
जिसका जो वहाँ पे 3 स्पीड ब्रेकर्स हैं वो स्मार्ट सिटी द्वारा संपन्न किए गए हैं। वहाँ पर कुछ टेक्निकल फ्लॉज ज़रूर नोटिस में आए हैं, यद्यपि उसका जो मार्किंग्स हैं, थर्मोप्लास्टिंग हैं, साइनेजेस हैं, कैटाइज हैं, वो अब संपन्न कर ली गई हैं। लेकिन जिस दिवस में वो इंस्टॉल किए गए उस दिवस में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो मानक फॉलो करने चाहिए थे वो एज एलिज्ड नहीं किए गए हैं। उसके लिए कंसर्न्ड एक्शन को नोटिस दिया जा चुका है, शो कॉज नोटिस दिया जा चुका है और उनका रिप्लाई आते ही जो नेग्लिजेंस यदि बरती गई है तो तदनुसार सख्त कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। उधर शासन ने उत्तराखंड पुलिस महकमे के 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। बता दें कि राजीव स्वरूप को अब डीआईजी गढ़वाल का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं पदभार ग्रहण करने के मौके पर आईपीएस अधिकारी राजीव स्वरूप ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शीतकालीन चारधाम यात्रा के साथ ही 38वें नेशनल गेम्स को सकुशल संपन्न कराना है। देश और विदेश का पूरा यहाँ पे इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो हरिद्वार में मेले हों या हमारे चारधाम यात्राएं हों या फिर अभी जो शीतकालीन यात्रा शुरू होगी और आने वाले आगामी जो हमारे नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तो ये तो इमीडिएट चीज़ें हैं जिसमें कि ध्यान देना पड़ेगा। प्लस जो देहरादून की जो और हरिद्वार में जो जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, उस पॉपुलेशन इंक्रीज़ के चलते शहरों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो ऐसी समस्या हो रही है जिसमें कि काफ़ी क्राइम रिलेटेड भी काफ़ी लोगों का मूवमेंट होता है, क्योंकि इन सब चीज़ ये जो है ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्राइम होने की, तो इन सबों को पूरे विस्तृत रूप से देखा जाएगा। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज में 2.5 दिन की बच्ची का देहदान किया गया। दिवंगत बच्ची का शव उसके पिता की मौजूदगी में मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को सौंपा गया। चिकित्सकों की माने तो देश में ये पहला मामला है जब मात्र 2.5 दिन की बच्ची का देहदान किया गया। ये बच्ची 2.5 दिन की ये बच्ची है और इनके जो पेरेंट्स हैं ये हरिद्वार के निवासी हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स की एक भावना है, उनकी एक विल है कि हम अपने बच्ची का देहदान राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में दधीची देहदान समिति के माध्यम से हम इसको कराएं। तो कल मेरे पास ये पेरेंट्स आए थे, तो उन्होंने अपनी विल को भी अपने सामने इस चीज़ को रखा था और जिसके क्रम में हमने जो हमारे यहाँ की देहदान की फॉर्मेलिटीज होती हैं तो उसको हम लोगों ने इसको संपादित किया था। पौड़ी में जिले व्यापार सभा ने महोत्सव का आयोजन किया। इसमें प्रसिद्ध लोक गायिका प्रियंका मेहर ने शिरकत की। बता दें कार्यक्रम में प्रियंका मेहर ने गढ़वाली कुमाऊनी शो किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और जमकर लोकगीतों पर थिरकते नजर आए। रिस्पॉन्स मिला, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी ऑडियंस होगी और मैं पहली बार मैंने पौड़ी में परफॉर्म किया है, मुझे बहुत मजा आया और आई होप आप लोगों को सबको मजा आया होगा पौड़ी के लोगों को। मैडम क्या जी तो मेरे बहुत अच्छे गाने आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छे लगेंगे और यंग जनरेशन के लिए भी है और थोड़े ओल्ड लोगों के लिए भी है, सबके लिए, तो आई होप सब बढ़िया होगा। पौड़ी में हो रहा है, आज दूसरा दिन इसका है। 3 दिन का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें जन सहभागिता से कार्यक्रम हो रहा है। पौड़ी के विकास जो हमारा व्यापार मंडल है उनके प्रयासों से और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया उनके प्रयासों से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर सर्दोत्सव के रूप में अक्टूबर माह में 5 और 7 दिन का कार्यक्रम हुआ करता था और वो 3 साल से लगभग बंद है कार्यक्रम हुआ। उसकी परिणति ये कार्यक्रम रखा गया कि पौड़ी के जो नौनिहाल हैं उनको मंच मिले। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देवभूमि में गंगा की शुद्धता पर वार पलटवार, बीजेपी का आरोप, गंगा पर कांग्रेस की झूठी सियासत। जल संस्थान ने गंगा जल को बताया सेफ, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बताया था अनसेफ।
10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन, पहली बार मेजबानी कर रहा उत्तराखंड। आयुर्वेद से जुड़े लोगों को मिलेगा फायदा, जड़ी बूटियों को मिलेगी पहचान। सीएम का दावा, सशक्त भू कानून को लेकर सरकार तैयार। निवेश बरकरार रखने के साथ पहाड़ों की जमीनों को संरक्षित करेगी बीजेपी सरकार। दून मेडिकल कॉलेज में 2.5 दिन की बच्ची का देहदान, दिवंगत बच्ची के माता पिता ने पेश की मिसाल। डॉक्टरों का दावा, देश में 2.5 दिन के शव का पहला देहदान।